हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 2 और आज डायरेक्टिंग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस दोस्त, आज हम लोग लीडरशिप स्टाइल से शुरू करेंगे अपना चैप्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिन हम लोग ने लीडरशिप ही पढ़ रहे थे और लीडरशिप का हम लोग क्वालिटीज पढ़ रहे थे कि क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक लीडर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप स्टाइल के बारे में, यानी कि कैसे भैया लीडर कैसे स्टाइल मारता है वो पढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं नालायको, नहीं चुप रहो थोड़ा सा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लीडरशिप के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह से लीडरशिप का रोल निभाया जा सकता है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लीडर्स रहते हैं और किस तरह से लीडर्स रोल निभाते हैं और इसका मेथड्स क्या है, आज वो ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल में बहुत सारे टाइप्स के लीडर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में पहले एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो होता है जहां पे एक लीडर अपने एम्प्लॉइज या अपने फॉलोअर्स का ओपिनियन लेना पसंद करता है। कुछ भी आपको अगर फैसले लेने हैं या कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो उसमें आप क्या करोगे, सबका ओपिनियन लोगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, हम कभी कभी आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं। उसमें हम लोग आपका ओपिनियन पूछते हैं कि कल क्या ईडी का क्लास करवाएं, यस या नो। क्योंकि मेरे लिए आपका ओपिनियन मैटर करता है दोस्त, मेरे लिए आपका ओपिनियन मैटर करता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर लोग अपने एम्प्लॉइज या अपने फॉलोअर्स का ओपिनियन लेता है टू मेक डिसीजन और टू ब्रेक डिसीजन। डिसीजन को बनाने के लिए भी और डिसीजन को बिगाड़ने के लिए भी अपना एम्प्लॉइज लोगों का ओपिनियन लेगा। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ना बाबू, ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओपिनियन ही लेते हैं और ओपिनियन की और फीडबैक से ही लीडर को यह बुद्धि आता है कि ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन हमेशा, फाइनल जो मतलब फैसला रहेगा वो हमेशा लीडर के ही हाथ में रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन वो ओपिनियन लेता है, वो आपका राय मांगता है। वो ये नहीं बोलता है कि आप फाइनल डिसीजन लो, वो ये बोलता है कि जस्ट आप फीडबैक दो, जस्ट आप मुझे सलाह दो कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी फाइनल जो फैसला रहता है, फाइनल फैसला तो लीडर के हाथ में ही है। लेकिन ये अच्छा चीज है ना, जहां पे एम्प्लॉय लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ना हम लोग पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं और फेलिसिटेटिव भी बोलते हैं। भैया पार्टिसिपेट करवाते हैं एम्प्लॉइज लोगों को, इसीलिए पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। समझ रहे हो वर्ड का? एम्प्लॉइज लोगों को हम लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं। हाँ भाई, तुम भी मेरा हिस्सा है, तुमको भी यहां पे राय देने का पूरा अधिकार है। आप लोगों का ओपिनियन मैटर करता है दोस्त, आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो, आप लोगों का भी ओपिनियन मैटर करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज क्लियर एज इट्स नेम इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर्स मेक और ब्रेक डिसीजन डेमोक्रेटिकली। इसमें क्या करता है, लीडर मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन देयर टीम्स ओपिनियन एंड फीडबैक, ऑल थ्रू इट इज द लीडर हु मेक्स द फाइनल कॉल। लेकिन फाइनल फैसला कौन लेगा? फाइनल फैसला लीडर ही लेगा, आप नहीं ले सकते। आपसे बस ओपिनियन मांगा है, आप फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते भाई ए लीडर तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तुमसे सिर्फ ओपिनियन मांगा है। क्लियर है? एवरी ओपिनियन काउंट्स, हर एक ओपिनियन को काउंट किया जाता है और वही फीडबैक, वही सलाह से लीडर अपना डिसीजन लेता है, अपना फैसला लेता है। क्लियर है? ओके, तो दिस इज इजिली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉइज लोगों का इज्जत बढ़ता है। एम्प्लॉइज लोग सोचते हैं भाई कितना इज्जत दे रहा है मुझको लीडर, हर एक डिसीजन में हमको शामिल किया जा रहा है ना। और इसमें एम्प्लॉइज लोगों को भी लगता है कि हाँ हमारा भी कुछ आवाज है और उस आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की गई है। लीडर हमारा भी फैसला लेना चाहता है, हमारा भी डिसीजन लेना चाहते हैं। क्लियर है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप आप लोगों को क्लियर है? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को दो नाम से बुलाया जाता है,
पार्टिसिपेटिव, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय लोगों का ओपिनियन मैटर करता है और फेलिसिटेटिव भी बोला जाता है। क्लियर है? ओके जी। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक से बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पे लीडर कोई भी ओपिनियन नहीं लेता, जहां पे लीडर अपने एम्प्लॉइज, अपने फॉलोअर को नौकर मांगता है, नौकर मानता है और बोलता है कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो बस फॉलो करो, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ लीडर के हाथ में रहता है, सिर्फ लीडर ही डिसीजन बना सकता है और कोई भी डिसीजन नहीं बना सकता है। क्लियर है? सीधा सा अगर बात बोलूं तो लीडर अपने आप को बादशाह समझता है और एम्प्लॉइज को नौकर समझता है। सीधा सीधा बात है, लीडर अपने आप को क्या समझता है? बादशाह, और एम्प्लॉइज को नौकर। बस एम्प्लॉय लोग को बोलता है कि भाई तुम ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, तुमको जो काम मैं दे रहा हूं वो काम करो और चलो फुटो यहां से। क्लियर है? चलिए, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है देख लीजिए। अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल all decision making are centralized as leader as shown such leader as dictators। तो सारा का सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। ठीक है, सारा का सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। बस लीडर क्या करता है? डिक्टेट कर देता है किसको? एम्प्लॉय लोगों को, क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है। बस वो काम हो गया, बस खत्म। बाकी कोई ओपिनियन नहीं लेना है लीडर को। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज लीडर सेंट्रेड। इसके बाद ऑटोक्रेटिक, इसके बाद आइए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द इनवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द लीडर्स मेक डिसीजन विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम एनीवन। किसी से भी ज्ञान, किसी से भी ओपिनियन नहीं चाहिए लीडर को। इसमें किसी से भी ओपिनियन, किसी से भी ज्ञान नहीं चाहिए, बस अपना अपना काम करते रहते हैं सब। इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी डेलीगेशन भी नहीं होगा, बस तुमको काम दे दिया जाएगा और तुम बस काम करेगा और तुमको कोई डिसीजन मेकिंग पावर, एबिलिटी कुछ नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब थर्ड लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके? अब थर्ड लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजेस्फेयर लीडरशिप। क्या? लाइजेस्फेयर लीडरशिप, जहां पे पूरा का पूरा लीडर एकदम घर में जाके एकदम सोया हुआ है, बोला जो मन है वो करो। अपने फॉलोअर को क्या बोलता है? जो मन है वो करो भाई, तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। लीडर तुमको लीड करेगा ही नहीं, तो लगा जो मन है करो। तो द फ्रेंच टर्म लाइजेस्फेयर लिटरली ट्रांसलेट्स डू लेट देम डू। लेट देम डू मतलब करने दो उसको, जो करना है करने दो उसको, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर यहाँ पे घर में बैठा, घर में सोया रहता है और जस्ट एम्प्लॉय को बोलता है जो मन है वो करो तुम। लीडर हु इम्प्रेस इट नियरली ऑल अथॉरिटी टू द एम्प्लॉयज। ऑलमोस्ट सारा का सारा 99% अथॉरिटी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को देके आराम से घर में बैठा रहता है, सोया रहता है मस्त। और सेंट्रल मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर कर देता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर करता है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देता है। ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इज द फीचर ऑफ द फ्री रेन लीडरशिप। द लाइजेस्फेयर लीडरशिप स्टाइल इज ऑफन फाउंड इन यंगर स्टार्टअप्स। तो यंगर जो स्टार्टअप्स रहते हैं ना, जो स्टार्टअप एकदम नया नवेला खुला हुआ है, जो यंग ब्लड्स का स्टार्टअप है, उसमें ये देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है लाइजेस्फेयर लीडरशिप। लेट देम डू। लीडर इसमें बेफिक्र है, लीडर को कोई फिक्र नहीं है, वो सारा का सारा ऑथोरिटी को डेलीगेट करके आराम से घर में बैठा हुआ है, या तो एकदम रंगीन रंगीन कपड़ा पहन के एकदम दिखा विघा गया है मस्त। ओहो, चलो ठीक है, समझ में आ गया लाइजेस्फेयर लीडरशिप। तो इसको पूरा का पूरा लिखना है नहीं भैया, पूरा का पूरा नहीं लिखना है, लेकिन बस इसका 4 लाइन तो कम से कम लिख देगा ना एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ये भी एक स्टाइल है, ये 4th स्टाइल है। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? लीडर ओपिनियन तो लेगा, लीडर ओपिनियन तो लेगा, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फैसले को वो रखेगा या फेंक देगा। वो ओपिनियन को वो अपने बिजनेस में उतारेगा या फेंक देगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप मतलब देखो क्या होता है। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल गोज थ्रू द बुक ऑल थ्रू लीडर विद द अप्रोच to listen with the employees and their opinions. They may neglect or reject it.
मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें लीडर बात सुनता है एम्प्लॉयज का, लीडर यहां पे बात सुन रहा है एम्प्लॉयज का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, नेग्लेक्ट भी कर सकता है एम्प्लॉयज का बात, मानेगा नहीं। लीडर ऐसा नहीं है कि मान ही जाएगा, रिजेक्ट या नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। इन केस दे गो अगेंस्ट द कंपनी एथिक्स और पॉलिसी, और कभी कभी एक्सेप्ट भी कर लेता है। एक्सेप्टेंस का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन हाँ ये बात है ना, एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, सुन के नहीं कर सकते ऐसा, चलो हटो इधर से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता था, उनका ओपिनियन मैटर करता था, उनका फीडबैक मैटर करता था। यहां पे मैटर नहीं करता है, यहां पे लीडर बैठेगा, आएगा, सुनेगा और नेग्लेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं। उसको अगर अच्छा लगा, 1% चांस है सिर्फ, उसको अगर अच्छा लगा फिर ही वो अडेप्ट करेगा उसको, नहीं तो नहीं, ठीक है। अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप दिस स्टाइल माइट कंसिडर द इनपुट ऑफ टीम मेंबर्स। माइट कंसिडर, मस्ट कंसिडर नहीं लिखा हुआ है, माइट कंसिडर मतलब यहां पे लीडर कंसिडर कर सकता है, बहुत कम चांसेस है लेकिन कंसिडर कर सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद अब ये वाला थियरी खत्म हो गया। लीडरशिप के बारे में कितने स्टाइल्स पढ़े, 4 स्टाइल पढ़े। कौन कौन से, एक डेमोक्रेटिक भैया, जहां पे सबका ओपिनियन मैटर करता है। दूसरा ऑटोक्रेटिक, ओपिनियन मैटर नहीं करता है भाई, बाहर में जाए ओपिनियन, लीडर अपना पावर दिखाएगा। लाइजोस्फीयर, जहां पे सारा का सारा अथॉरिटी एकदम लीडर दे चुका है एम्प्लॉय लोगों को, मतलब कि डेलीगेट कर दिया है और घर में जाके सोया हुआ है, अब तुम करो, तुम संभालो, हमसे ना हो पाएगा। इसके बाद 4th स्टाइल पढ़े थे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे ओपिनियन तो सुनता है लीडर, ओपिनियन सुन तो रहा है लेकिन नेग्लेक्ट कर देगा, ध्यान से नहीं सुन रहा है। नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक 4 लीडरशिप स्टाइल क्लियर हो गए होंगे। एक हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक, एक ऑटोक्रेटिक, एक फ्री रेन वाला और एक ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। उसमें से 2 की जरूरत अभी पढ़ने वाले हैं, बिकॉज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी ऑफ टैननबम एंड स्किम्प्ट। भैया ये किसका नाम ले लिए, यस, ये टैननबम एंड स्किम्प्ट ने कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी लाया है। जो थियरी क्या बात करता है, एक हमने पढ़ा था अभी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, एक क्या पढ़ा था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, समझने का ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और एक हमने अभी पढ़ा था फ्री रेन, यानी कि लाइजोस्फीयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता था, सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहता था, लीडर के हाथ में। और फ्री रेन में लीडर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि डेलीगेट करके घर में जाके सो जाता था। फ्री रेन में क्या होता था, एकदम उल्टा, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर डेलीगेट कर देता था एम्प्लॉय को, और घर में जाके बोलता था अरे हमको कुछ करना ही नहीं है, आप लोग करो अभी सब कुछ। तो किस तरह से एक ऑटोक्रेटिक फेज से फ्री रेन में हम लोग जाते हैं, उस फेज को ये थियरी बताने की कोशिश की है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी। क्या, वापस से बोलिए, कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी। इसमें बहुत सारे फेज हैं, फेज से फेज हम लोग को जाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखिए आप लोग, कितना सुंदर सुंदर एक डायग्राम बनाए हैं हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज में आप मतलब कि ध्यान दीजिए, फर्स्ट फेज में सारा का सारा पावर किसके हाथ में रहता है, लीडर के हाथ में। फर्स्ट फेज में सारा का सारा पावर किसके हाथ में रहता है, लीडर के हाथ में। और लास्ट फेज आते आते सारा का सारा पावर वो एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देता है। इसके बीच में कितने सारे प्रोसेसेस गए, वो सारे प्रोसेसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे टैननबम एंड स्किम्प्ट कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप थियरी। बस सिंपल। सबसे पहला फेज क्या आता है, टेल। सबसे पहला फेज में ना भाई ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही फॉलो होता है, जहां पे पूरा का पूरा पावर लीडर के हाथ में ही है अभी तक। सबसे पहला फेज में तो भाई एकदम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही फॉलो होगा, जहां पे लीडर के हाथ में ही सब कुछ है। लीडर सिर्फ बताएगा क्या करना है, लीडर ओपिनियन नहीं मांगेगा, लीडर सिर्फ बताएगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है टेल। लीडर क्या करेगा, सिर्फ टेल करेगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से इसको पढ़िए, नीचे में लिखा हुआ है
लीडर मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड अनाउंसेस देम आफ्टर द फैक्ट। सो पहला फेज में क्या होता है, सारा का सारा डिसीजन, सारा का सारा फैसला लीडर ही बनाएगा और जस्ट फैक्ट एक्सप्लेन कर देगा, क्या करना है वो बताएगा बस एम्प्लॉयज को। ओके जी। इसके बाद वाला फेज आता है सेल। तो सेल में क्या होता है, लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड ट्राइज टू सेल द बेनिफिट। लीडर सारा का सारा डिसीजन बनाएगा लेकिन जस्ट एक कन्विंस करने की कोशिश करेगा, अपने एम्प्लॉयज लोगों को कन्विंस कराएगा कि हाँ मेरा फैसला कितना अच्छा है, हाँ मेरा फैसला कितना अच्छा है। जैसे बहुत सारे, जैसे आपके प्रिंसिपल्स, आपके क्लास टीचर्स किस तरह से आपको कन्विंस करते थे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं, जब तक आप तारीफ ना कर दो तब तक वो लगे पड़े रहते थे। तो लीडर क्या करता है यहाँ पे, सेल में क्या करता है लीडर सारा का सारा, मतलब कि सारा का सारा फैसला तो मतलब कि बनाता ही है, लेकिन आपको जस्ट वो ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरीके से आपको कन्विंस कर ले, किसी भी तरीके से आपको वो कन्विंस कर ले, ठीक है। इसके बाद सजेस्ट, इसके बाद वाला फेस आता है सजेस्ट। लीडर डेवलप्स आइडिया एंड इनवाइट्स फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम अदर। मतलब लीडर सारा का सारा आइडिया बना लिया, सारा का सारा आइडिया डेवलप कर लिया, इसके बाद वो इनवाइट करता है कि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो भाई, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, इस तरह से पूछेगा वो। किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी फॉलोअर को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो इस आइडिया के रिगार्डिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं सजेस्ट। इसमें एम्प्लॉयज लोग क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा अब आगे आगे बढ़ा हुआ है। और देखिए भाई, यहां से यहां तक जाना है हम लोगों को, है ना। फोर्थ वाला फेस आता है कंसल्ट। कंसल्ट में क्या होता है, अब ओपिनियन मैटर करेगा, अब लीडर ओपिनियन लेगा। किसका ओपिनियन लेगा, अब लीडर ओपिनियन लेगा, किसका ओपिनियन लेगा, अपने फॉलोअर्स का, है ना। फोर्थ फेज में ये होता है लीडर प्रेजेंट्स देयर चॉइस बट इज ओपन टू चेंज। मतलब लीडर जस्ट अपना ओपिनियन सुनाया, अपना चॉइस बताया, बस अब चेंज कर सकते हैं आप ओपिनियन करके, ठीक है। इसके बाद आया ज्वाइन। फिफ्थ वाले फेस में आया ज्वाइन। क्या आया, ज्वाइन। तो लीडर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, इनवाइट सजेशंस, मेक्स मतलब कि डिसीजंस। तो लीडर ना यहां पे प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है कि भाई ये प्रॉब्लम अराइज हो गई है, अब कैसे तुम उसको ठीक करोगे बताओ। ये प्रॉब्लम अराइज हो गई है, अब तुम किसको ठीक करोगे बताओ। इसके बाद आता है डेलीगेट। अब लीडर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगा है लीडर पर, अब लीडर थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉयज पे विश्वास करने लगा है, अपने फॉलोअर्स पे विश्वास करने लगा है। अब वो क्या करेगा, अब वो डेलीगेट करेगा अपना अथॉरिटी। लीडर सेट फ्रेमवर्क देन आस्क टू ग्रुप टू मेक ए फाइनल डिसीजन। मतलब ग्रुप को बोलेगा भाई फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, मैं तुमको ये अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया, फाइनली तुम्हारा है ये फाइनल डिसीजन, मैं जस्ट एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया हूं, अब तुम डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेट, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला फेस, जब पूरा का पूरा एकदम फ्री रेन हो गया है, फ्री रेन स्टाइल अब फॉलो कर रहा है सब। इसको हम लोग प्यार से ये भी बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट लीडरशिप स्टाइल, मतलब कि सबऑर्डिनेट के हिसाब से चलेगा अब सब कुछ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। लास्ट वाला फेज आया एब्डिकेट। एब्डिकेट में क्या होता है, लीडर्स अलाउ ग्रुप चॉइस ओनली, कंस्टेंट ब्रिंग्स दोस बियॉन्ड द मैनेजर्स कंट्रोल। मतलब कि सारा का सारा ऑथोरिटी दे दिया है एम्प्लॉय के हाथ में, जो करना है सो करो। बस कुछ कुछ ऑथोरिटी जो लीडर को ही संभालना पड़ेगा वो अपने हाथ में रखा है, बाकी सारा का सारा ऑथोरिटी मतलब कि दे दिया है एम्प्लॉयज के हाथ में, जो करना है करो। तो ये हम लोग पढ़े हैं कौन सा, मतलब कि टैननबाम अनस्केम्ड कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पूरा का पूरा थियरी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा थियरी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 5 टाइप ही कवर किए हैं एक्चुअल थियरी में। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें लीडर क्या बोलता है, सिर्फ बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करने बोला है, आपको ओपिनियन नहीं करने बोला है, ओपिनियन नहीं देने बोला है, जस्ट लीडर बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट लीडर इंस्ट्रक्ट करेगा। इसके बाद क्या होता है, कंसल्टिव लीडरशिप। कंसल्टिव लीडरशिप में क्या होता है, जस्ट आपका फीडबैक चाहिए उनको, जस्ट आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जस्ट बेनिफिट्स गिनवाएगा
मतलब कि लीडर, अगर ये काम तुम किया तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, अगर मेरे फैसले को फॉलो कर लिया, अगर मेरे सजेशंस को फॉलो कर लिया तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, जस्ट बेनिफिट मतलब गिनवाएगा इधर। नेक्स्ट क्या होता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कंसल्ट एंड ज्वाइन, एक बार में ही मर्ज कर दिया है कंसल्ट और ज्वाइन को। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, आ जाओ और पार्टिसिपेट करो और तुम भी फैसले लो, तुम्हारा भी ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि डेलीगेट, अब वो डेलीगेट करने की कोशिश करेगा, अब वो डेलीगेट कर देगा सारा का सारा अथॉरिटी, मेरे से और ज्यादा भार नहीं संभाला जाता, मैं तो अब घर में सोएगा, अब आप लोग संभालो, अब डिसेंट्रलाइज करो। इसके बाद लाइजेंस फेयर लीडरशिप, जो करना है वो करो भाई, जो करना है वो करो, इसको क्या बोलते हैं, लाइजेंस फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होगा, इसमें लीडर बस कुछ ही अथॉरिटी रखेगा, बाकी 99% अथॉरिटी दे देगा एम्प्लॉइज लोगों को, एम्प्लॉइज लोगों को जैसा करना है पूरा का पूरा कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। अब बताओ, अब इससे क्या आसान बनाए, अब ये कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी पूरा का पूरा समझा दिए हैं, चार्ट से भी समझा दिए पूरा पूरा, मतलब कि ग्राफ से भी समझा दिए, और ये थियरी वाला भी समझा दिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये वाला लिखना है, एग्जामिनेशन में ये सब जो पढ़ाए हैं ये वाला लिखना है, ठीक है। और अगर हो तो ये ड्राइंग बना देना, ये ड्राइंग पे मार्क्स है, ये वाला ड्राइंग बना देना, ठीक है। ये टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट, एब्डिकेट, क्लियर है। ये ड्राइंग अगर तुम बना दोगे तो ये ड्राइंग पे मार्क्स है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन अगर तुम नहीं भी लिखेगा फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये ड्राइंग बना देना, क्लियर है। चलो आगे आप पढ़ेंगे ब्लेक एंड माउंटेन लीडरशिप थियरी। ब्रेक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट थियरी के बारे में बात करते हैं, ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। नेक्स्ट थियरी हम लोग पढ़ेंगे ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। तो ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी को मैनेजरियल ग्रिड भी बोला जाता है। ये लीडरशिप थियरी डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉन्टेन इन 1960, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेक एंड मॉन्टेन लीडरशिप थियरी को मैनेजरियल ग्रिड भी बोला जाता है, जिसको किसने डेवलप किया, रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉन्टेन ने 1960 में डेवलप किया। इट इवेल्युएट्स द लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन टू बिहेवियरल मतलब की डायमेंशंस, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कोई एक ऐसा लीडर होता है जो अपने लोगों के बारे में सोचता है, जो अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में सोचता है, जो अपने एम्प्लॉइज के वेलबींग के बारे में सोचता है। और कोई एक ऐसा लीडर रहता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के बारे में सोचता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कोई एक ऐसा भी लीडर है जो अपने फॉलोअर्स के बारे में सोच रहा है, अपने पीपल के वेलबींग के बारे में सोच रहा है, और कोई एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हम एक्सपांड करें, बढ़ाए, ग्रो कैसे करें, उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में जो लीडरशिप थियरी हम लोग आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी, ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। So here is a brief discussion of the theory. The dimension axis leaders focus on the well-being, satisfaction and personal development of the team members. मतलब जब लीडर अपने टीम मेंबर्स के वेलबींग, सेटिस्फैक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो उसको क्या बोलते हैं, कंसर्न फॉर पीपल। और जब एक लीडर अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचे, टास्क को अचीव करने के बारे में सोचे, आउटकम्स को अचीव करने के बारे में सोचे, किस तरह से अपने फर्म या अपने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो ये एक 9x9 का ग्रिड बनाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप फेसेस देख रहे हैं। एक है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, एक है टीम मैनेजमेंट, एक है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, एक है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड और पेरिस मैनेजमेंट। इसी ग्रिड का हर एक कोना कोना हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 टाइप का ग्रिड है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब पांचों टाइप के ग्रिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। द लीडरशिप ग्रिड प्लॉट्स those 2 dimensions on a 9x9 grid creates various leadership styles। बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्प्रोवाइज्ड के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्रोवाइज्ड क्या होता है, लीडर विथ लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। एक लीडर ऐसा होता है जिसको ना ही पीपल से प्यार है, जिसको ना ही प्रोडक्शन से प्यार है, जो एकदम फाकेबाज लीडर है।
वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम एफर्ट देता है और अवॉइड मेकिंग डिसीजंस, कोई फैसले वैसले नहीं लेता है, और उसको पीपल से भी प्यार नहीं है, उसको मतलब कि प्रोडक्शन से भी प्यार नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड कहां पे आता है, यहां पे 1.1 में, ठीक है, 1,1 में आता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या हो गया बाबू, लीडर विथ लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। पीपल और प्रोडक्शन दोनों से ही प्यार नहीं है बाबा, और कुछ भी काम नहीं करता है, कभी तो भाई फैसला भी नहीं लेता है ना। चलिए, इसके बाद कंट्री क्लब हम लोग पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट। क्या, कंट्री क्लब। कंट्री क्लब कहां पे आता है, देखिए कंट्री क्लब यहां आता है 1,9। अब कंट्री क्लब के बारे में पढ़ते हैं। लीडर विथ हाई कंसर्न फॉर पीपल, ये पीपल लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, ये अपने टीम मेंबर्स के बारे में ज्यादा सोचता है, टीम मेंबर्स के वेलबींग सेटिस्फैक्शन के बारे में ज्यादा सोचता है, प्रोडक्शन के बारे में कम सोचता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्री क्लब। कंट्री क्लब कहां पे आता है, 1,9 में, ठीक है। दे मतलब कि प्रायोरिटाइज क्रिएटिंग ए फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब सिर्फ वो कंफर्टेबल के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने लोगों के कंफर्टेबल के बारे में सोचेगा, प्रोडक्शन बाहर में जाए, प्रोडक्शन के बारे में उतना नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मेरे लोग, मेरे टीम मेंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, ठीक तरह से काम कर रहे हैं, सही तरीके से वेजेस मिल रही है कि नहीं, वो इतना सोचेंगे। ये कहां होता है, कंट्री क्लब में, ठीक है। कोई क्लब नहीं है बाबा, ये थियरी है। इसके बाद मतलब कि अच्छा, ये 9,1 में इसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। 9,1 जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए, लीडर्स विथ हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट लो कंसर्न फॉर पीपल। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, पीपल बाहर में जाए। अरे टीम मेंबर्स को खटवाओ, कुत्ता की तरह खटवाओ, जिंदगी भर खटवाओ। हमको चाहिए प्रोडक्शन, हमको चाहिए एक्सपांशन, हमको चाहिए ग्रोथ। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि प्रोड्यूस और पेरिस में लग जाओ आप। तो जो भी प्रोड्यूस और पेरिस वाले हैं, जो भी प्रोड्यूस और पेरिस वाले लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्शन पे ज्यादा हाई कंसर्न रहते हैं। वो लोग को सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए और कंसर्न फॉर पीपल उनका बहुत ही ज्यादा कम रहता है, ठीक है। दे फोकस सोनली ऑन अचीविंग टास्क एंड मीटिंग डेडलाइंस, समटाइम्स नेग्लेक्टिंग द नीड्स एंड वेलबींग ऑफ द मतलब कि टीम मेंबर्स। मतलब उसको अपने टीम मेंबर्स का अच्छाई बुराई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना काम करवाना जानते हैं, वो सिर्फ काम करवाते हैं। इसके बाद अब पढ़ेंगे टीम। अब क्या पढ़ेंगे, टीम। अब ये देख लेते हैं टीम कहां पे आता है। तो देखिए यहाँ पे टीम मैनेजमेंट है 9,9 में। क्या है, 9,9 में। आइए टीम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्या, चलो आइए पढ़िए इसको। द आइडियल लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द ब्लेक एंड मॉन्टेन, लीडर्स स्कोरिंग हाई और बोथ डायमेंशन प्रायोरिटाइज बोथ द नीड्स ऑफ द टीम मेंबर्स एंड अचीविंग द गोल्स। एक एक लीडर ऐसा भी रहता है जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स पे भी फोकस कर रहा है और अपने टीम मेंबर पे भी फोकस कर रहा है, दोनों पे ही अच्छा से फोकस कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम। उसको क्या बोलते हैं, टीम। और यही चीज फॉलो होना चाहिए। आप अचीवमेंट भी करो, आप गोल्स भी अचीव करो, और अपने मेंबर्स का नीड्स सेटिस्फैक्शन मतलब कि प्रायोरिटी, इस पे भी फोकस करो, ठीक है। तो टीम में यही होता है। टीम किसमें लिखा हुआ है, 9,9 में। याद रखिएगा, ये एक 9/9 का मैनेजरियल ग्रिड है। इसके बाद देखिए मिडिल ऑफ द रोड, जो बीच बिचवा में रहता है, जो एक बिचौलिया रहता है, जो मतलब कि प्रोडक्शन में भी मोटा मोटी ध्यान दे रहा है, जो पीपल पे भी मतलब कि मोटा मोटी ध्यान दे रहा है। जस्ट एक बैलेंस बना रहा है, जस्ट एक मोटा मोटी ध्यान दे रहा है, उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मिडिल ऑफ द रोड। आप लोग जैसे मिडिल ऑफ द रोड है ना, उतना अच्छा भी प्रिपरेशन नहीं है, उतना बुरा भी प्रिपरेशन नहीं है, तो ये लोग भी ऐसा ही है। लीडर विद द मॉडरेट कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, दे एम टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अचीविंग गोल्स एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद द टीम, ठीक है। तो देखिए भाई, अभी हम लोग ब्लेक एंड मॉन्टेन थियरी हम लोग पढ़े। ब्लेक एंड मॉन्टेन थियरी में कंसर्न फॉर द पीपल देखा जाता है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन देखा जाता है। 9/9 में एक मतलब कि मैनेजरियल ग्रिड बना दिया गया है, और उसमें हम लोग 5 कैटेगरी पढ़े अभी। सबसे पहले पढ़े इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज्ड क्या करता है, बताओ। इम्प्रोवाइज्ड एकदम सब कुछ निगलेक्ट करता है,
ना ही उसको पीपल से प्यार है, ना ही उसको प्रोडक्शन से प्यार है, बस वो अवॉइड करता है, अवॉइड टू मेक फैसला, बहुत ही ज्यादा मिनिमम एफर्ट देता है, कोई कोशिश भी नहीं करता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कंट्री क्लब के बारे में। कंट्री क्लब क्या है? लीडर्स विद द हाई कंसर्न ऑफ पीपल बट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मतलब जो अपने लोगों के बारे में, टीम मेंबर्स के बारे में ज्यादा सोचता है, मेरे लोग क्या खाएंगे, मेरे लोग क्या पिएंगे, नहीं पीने का बात अलग है, तो मेरे लोग क्या खाएंगे, मेरे लोग क्या पिएंगे, मेरे लोगों को वेजेस सही से मिल रहा है कि नहीं, सैलरी सही से मिल रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब ज्यादा अगर देखेंगे तो वो क्या है? कंट्री क्लब। 1,9। इसके बाद प्रोड्यूस और पेरिस के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग इसके बारे में क्या पढ़े थे? जो लीडर लोग अपने प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने गोल्स अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और पीपल का कोई कदर नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस और पेरिस लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई कंसर्न रहते हैं प्रोडक्शन के, मतलब कि प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस है, इसमें कंसर्न फॉर पीपल नहीं है, कभी कभी तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुत्ता की तरह काम करवाते हैं पीपल लोग से। ठीक है, इसके बाद टीम। अब टीम में क्या होता है? ये लोग एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये लोग सब चीज में ही बेहतर रहते हैं, ये लोग अपने टीम मेंबर्स को भी संभाल लेते हैं, ये लोग गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं, ये लोग अपने टीम मेंबर्स को भी संभाल लेते हैं, ये लोग अपने गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्शन भी कर लेते हैं और पीपल के लिए भी कंसर्न दिखा देते हैं। बस, तो क्या यही चीज रहना चाहिए? यही तो बेस्ट है। बेस्ट क्या है? ये है ना, बेस्ट क्या है? ये है। इसके बाद मिडिल ऑफ द रोड, जो एकदम बिचौलिया है, यहां पर भी मोटा मोटी ध्यान है, यहां पर भी मोटा मोटी ध्यान है, सबसे ज्यादा बढ़िया भी नहीं, खराब भी नहीं। ठीक है, मतलब कि दोनों चीज को ही बैलेंस में मेंटेन करके रखते हैं मिडिल ऑफ द रोड वाले। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिकार्ट सिस्टम थियरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भावा। देखो, द लिकार्ट सिस्टम 4 थियरी, यानी कि ये 4 थियरी निकाले थे लिकार्ट बाबा ने ना, 4 थियरी निकाले थे। इनका नाम था रेंसिस लिकार्ट। क्या नाम था बाबा? रेंसिस लिकार्ट, रेंसिस लिकार्ट। और 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट का थियरी निकाल दिए ये। इट इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट बाय ए साइकोलॉजिस्ट। ओ, साइकोलॉजिस्ट था, यानी साइको था, इसीलिए निकाला। रुको, मजाक था। तो 1960 में रेंसिस लिकार्ट ने ये 4 थियरी निकाले हैं और ये 4 थियरी अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लिकार्ट वाज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप स्टाइल, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये 4 थियरी कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। द लिकार्ट सिस्टम 4 थियरी कैटेगराइजेस मैनेजमेंट स्टाइल इनटू 4 मेन सिस्टम। सबसे पहला जो निकाला, सबसे पहला वाला जो थियरी था वो था एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरेटिव। एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पढ़े थे ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से बिल्कुल सिमिलर है ये। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता था? ऑल डिसीजन पावर किसके हाथ में रहता था? लीडर के हाथ में। लीडर के हाथ में सारा का सारा डिसीजन है, अब वो लेगा और वो बस इंस्ट्रक्ट कर देगा अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटी। चलिए आइए इसमें पढ़ते हैं पहले। इन दिस सिस्टम मैनेजमेंट रिलाइज हेवली ऑन द पावर एंड कोअर्सन। मतलब कि इसमें मैनेजमेंट के पास बहुत पावर रहता है, कोअर्सन भी रहता है इसमें, टू कंट्रोल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को बस कंट्रोल करता है, एम्प्लॉयज बस उनके लिए एक पुतला रहता है, जिस हिसाब से एम्प्लॉय को काम करवाएगा उस हिसाब से एम्प्लॉय काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिकेशन टिपिकली फ्लोज फ्रॉम टॉप डाउन। मतलब कि टॉप से डाउन फ्लो करता है, यानी कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देगा और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, दखल अंदाजी मत दो, ओपिनियन मत दो, तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए। ये क्या है? एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटी। ये क्या है? एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटी। इसके बाद मतलब कि देयर इज अ लिटिल ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। मतलब ट्रस्ट ही नहीं है बाबा, मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते तुम, मुझ पे तो ट्रस्ट ही नहीं करते तुम। ये कौन बोलता है? एम्प्लॉय बोलता है। एम्प्लॉय बोलता है मैनेजमेंट को, मुझ पे तो तुम ट्रस्ट ही नहीं करते, इसलिए मुझे डिसीजन मेकिंग में शामिल ही नहीं करते। हमसे भी तो ओपिनियन लो, हम भी तो कुछ चाहते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट थियरी था इनका। सेकंड वाला थियरी, सेकंड वाला थियरी है मतलब कि बेनवोलेंट ऑथोरिटी। इसका क्या नाम है? बेनवोलेंट ऑथोरिटी।
इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिस सिस्टम ऑल्सो फीचर्स सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें भी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन है बाबा, बट मैनेजमेंट अडॉप्ट ए मोर पैटर्नेटिक अप्रोच वाइल एम्प्लॉइज में फील मोर सपोर्टेड। इसमें ना एम्प्लॉइज को थोड़ा सा राहत मिलता है, एम्प्लॉइज को थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है अभी, कंपेयर टू द एक्सप्लॉइटिव ऑथोरेटिव सिस्टम। मतलब कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट पावर इम्बैलेंस। मैनेजमेंट में ऑफर रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव टू एनकरेज कंप्लायंस, बट अल्टीमेटली ऑथोरिटी रिमेन्स सेंट्रलाइज्ड एट द टॉप। यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग पावर तो मैनेजमेंट के पास ही है, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ कर देता है। इसीलिए यहां पे थोड़ा सा अच्छा है फर्स्ट वाले केस, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे भी डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट ही ले रहा है, यहां पे भी डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट ही ले रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन जस्ट एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे रहा है, जस्ट एक इंकरेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि कर रहा है, इससे एक सपोर्ट मिल जा रहा है थोड़ा सा। के बाद कंसल्टिव में क्या होता है, इन द कंसल्टिव सिस्टम मैनेजमेंट सीक्स इनपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑन सर्टेन डिसीजन। कंसल्टिव में कंसल्ट लिया जाता है, इस वाले स्टेज में ना एम्प्लॉय लोग से थोड़ा कंसल्ट लिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है कि आप लोगों का क्या राय है, ऐसा कुछ करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, बताइए थोड़ा सा, आपका भी राय मैटर करता है हमारे लिए, इसमें इस स्टेज में होता है, ठीक है। बस कंसल्ट लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहता है, अभी भी मैनेजमेंट के हाथ में ही है, बट अल्टीमेटली ऑथोरिटी स्टिल रेस्ट विद द मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन फ्लोज मोर फ्रीली कंपेयर टू द प्रीवियस टू सिस्टम। मतलब जो पिछले दो सिस्टम पढ़े ना हम लोग, वो दो सिस्टम से ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें जस्ट कंसल्ट तो कर रहा है, इसमें मैनेजमेंट हमें अपना तो समझ रहा है, कम से कम पूछ तो रहा है कम से कम, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेटिव ग्रोथ, इसमें सबका पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट रहता है, सभी का फीडबैक से ही डिसीजन बनाया जाता है। इसमें जो है मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड वे नहीं, इसमें मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड वे से मैनेजमेंट लोग फैसला लेता है, इसमें सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। द पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम रिप्रेजेंट द मोस्ट डेमोक्रेटिक and employee centered approach to management. Decision making is decentralized with management actively involving employees in setting goals, making decisions and solving problems. मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेटिव ग्रुप में गोल्स भी सेट करेंगे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के, डिसीजन भी बनाएंगे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के, उनो भी खेलेंगे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के, सॉल्व भी करेंगे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के। एम्प्लॉयज लोगों को बहुत अच्छे से शामिल किया जाता है, और सभी के हिसाब से, हमारे हिसाब से ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे वाला चीज नहीं पढ़ना है बाबा, इतना आप लोग पढ़ लो, बहुत ही है, बहुत ज्यादा है। ट्रेट अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट सर्टेन इनहेरेंट क्वालिटीज और ट्रेट्स इंडिविजुअल टू बिकम इफेक्टिव लीडर्स। मतलब यहां पे इस थियरी के हिसाब से यह माना गया है कि हर एक लीडर के पास एक पहले से ही क्वालिटी रहती है, जन्म से ही एक क्वालिटी रहती है लीडर बनने की, तभी वो लीडर बन पाता है। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा दैट आर बिलीव्ड टू ए कॉमन अमॉन्ग सक्सेसफुल लीडर। यानी कि एक सक्सेसफुल लीडर में क्या क्या कॉमन रहता है, जस्ट ये थ्योरी ये बताता है कि एक सक्सेसफुल लीडर में क्या क्या कॉमन रहता है, ये खोजने का ट्राई करता है ये थ्योरी, कि एक लीडर में क्या क्या चीज कॉमन मिल सकता है। इंटेलिजेंस हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, करिश्मा हो सकता है, क्या हो सकता है। यहां पे ये बताया गया है कि एक लीडर जन्म से ही लीडर वाला क्वालिटी रखता है, तभी वो लीडर बन पाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप। और इस थियरी के हिसाब से यह खोजा जाता है कि एक लीडर के पास क्या क्या होना चाहिए जिससे वो लीडर बनता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेड फीडलर सिचुएशनल लीडरशिप। ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लो। तो फ्रेड फीडलर्स कंटिजेंसी थियरी ना एक सिचुएशनल थियरी है, जो सिखाता है कि सिचुएशन वाइज आप कैसे लीडरशिप का रोल निभाओगे। हर एक सिचुएशन के लिए हर एक लीडरशिप स्टाइल्स
अपनाना पड़ेगा आपको, हर एक सिचुएशन में हर एक लीडरशिप स्टाइल अपनाना पड़ेगा। यही हम लोगों को बताता है फ्रेड फील्डर सिचुएशनल लीडरशिप। फ्रेड फील्डर सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है। तो फ्रेड फील्डर ये कंटिजेंसी थियरी ऑफ लीडरशिप ऑफन एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल लीडरशिप। ये पर्पसेस द इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर स्टाइल एंड द सिचुएशनल फेवरेबलनेस। मतलब एक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करने वाले हो, एंड वो पर्सन टू पर्सन आता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये भी तो है, ठीक है। इसके बारे में आप इतना अगर लिख दोगे तो 2 मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, और हम लोग डायरेक्टिंग वाला चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को देखते रहे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।